द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई है वह आजादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रिवणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई हैं। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की सीएम जयललिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर थी। भारत के दक्षिण राज्य की सबसे सशक्त महिला की अंत्येष्टि पर देश ही नहीं विदेशों तक की निगाहें इसी ओर थी। अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई तो गमगीन आंखों में आंसुओं के अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह भी तैरने लगे। सवाल था कि हिंदू नाम वाली सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। दरअसल जयललिता की जब अंत्येष्टि हुई तो उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी समाधि बना दी गई। ठीक इसी साल 2018 में जयललिता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी एम करुणानिधि के निधन के बाद भी उनका भी दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है कि जयललिता और करुणानिधि दोनों का ही द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म के किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रीति रिवाज को नहीं मानता है। जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी, जिनकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार की बजाय दफनाने की रीति अपनाते हैं। द्रविड़ आंदोलन की ये रीति यह बताते के लिए काफी है कि सनातन परंपरा से उसका किस हद तक विरोध रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया कि हमें सनातन को मिटाना है, इसके बाद से राजनीति हल्के में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध और संघर्ष उभर कर सामने आ गया है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही करना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना ही होगा। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है। अपने बयान के बीच उदयनिधि ने सवाल किया कि सनातन क्या है। इसका जवाब खुद देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जा सकता चाहिए और सब कुछ अस्थाई है, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई है वह आजादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रिवणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई है। त्रिवणकोर सियासत की पृष्ठभूमि में संघर्ष साल 1924 केरल में त्रिवणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित था। इससे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। लिहाजा वह स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब आंदोलन के बिना का नेतृत्व हो गया था। इसी आंदोलन के सीन में व्यापक तौर पर पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी, अपने मित्र रहे त्रिवणकोर राज का विरोध किया और महीनों तक जेल भी काटी। आइए जानते हैं ये भी कि कौन थे पेरियार। दरअसल ईबी रामास्वामी यानी पेरियार तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर असर रखते हैं और उनका प्रभाव आज भी ऐसा है कि समर्थक तो क्या, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। कम्युनिस्ट, दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवादी और नारीवाद के लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियार इसी कारण राजनीति जिंदगी से कई बार उतार चढ़ाव भी देखे थे। फिलहाल हम त्रिवणकोर की कहानी पर लौटते हैं। त्रिवणकोर महाराज के विरोध में पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और त्रिवणकोर के आंदोलन में का नेतृत्व किया। त्रिवणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। उन्होंने आंदोलन के बीच ही सामने आया कि चेन्नम्मा देवी शहर में कांग्रेस
कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों के एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन ना तो अय्यर ही उनकी बात माने और ना ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने वाले पेरियार कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों, जिन्हें वे द्रविड़ कहते थे, में आत्मसम्मान पैदा करना था। यहां से स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह से संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच का है। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव को वैदिक धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिनमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वैदिक धर्म के आदेश पर ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की अवधारणा के विरोध में प्रचार किया। डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली है और इसलिए इनमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बड़ाई की थी। इसके अलावा द्रविड़ और सनातन के बीच का संघर्ष आर्य सिद्धांत वाली थ्योरी से होकर भी गुजरता है। जिस तरह से आर्य भारत के मूल निवासी थे या भारत से बाहर से आए थे, इसको लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक इसी तरह से द्रविड़ और आर्य या सनातन के बीच संघर्ष को लेकर भी अलग अलग थ्योरी है। द्रविड़ सभ्यता पर शोध कर रहे इतिहासकारों के एक धड़े का मत है कि द्रविड़ भारत का सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। यह सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर में भी फैली हुई थी। समय के साथ इनमें भी पलायन हुआ, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र के द्रविड़ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की ओर गए। इस तर्क का आधार यह है कि अफगानिस्तान में रुके द्रविड़ों से वहां के ब्रहुई समुदाय का जन्म हुआ। इनकी भाषा तमिल तेलुगु से मिलती है। अब इस पूरी मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर